नमस्कार, कमोडिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। बात यहां पर करेंगे आज कच्चे तेल की, जहां पर कुछ बढ़त देखने को मिली है। यूएस पे उत्पादन घटा है, साथ ही साथ इसके जो डिमांड है वो यहां पर चीन की तरफ से बढ़ती हुई नजर आ रही है। चीन का पीएमआई डेटा स्ट्रांग आया है और उसका सपोर्ट हमने बाकी कमोडिटीज में भी बढ़ता हुआ देखा। सोने और चांदी में भी यहाँ पर मूड सुधरता हुआ दिखा है। निचले स्तरों से 7 हफ्ते के लोज बनाने के बाद अब यहाँ पर सोने में 1830 के ऊपर के कारोबार फिर से लौटे हैं। साथ ही बात करेंगे गर्मी, क्योंकि आईएमडी का लेटेस्ट रिपोर्ट अब यहाँ पर आ चुका है। हीट वेव की एक्सपेक्टेशंस मार्च में है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर बेहतर बारिश होने की भी उम्मीद है। क्या है डिटेल्स बताएंगे आपको। हमारे साथ जुड़ रहे हैं जयप्रकाश गुप्ता और साथ ही साथ रूपेश दलाल। साथ ही ब्रेक के बाद हम यहाँ पर बात करेंगे स्काईमेट के वाइस प्रेसिडेंट महेश पलावट और फॉर्मर यूनियन एग्रीकल्चर सेक्रेटरी सिराज हुसैन से भी। शुरुआत लेकिन यहाँ पर कच्चे तेल के साथ कर लेते हैं, क्योंकि बढ़त यहाँ पर फिर से बनती हुई नजर आई है और 84 तक के लेवल्स आपकी स्क्रीन पर यहाँ। जय, कैसे देखते हैं क्रूड ऑयल प्राइसेस को? जो यूएस का डेटा आया है वो काफी सपोर्टिव रहा है, और जो आईईए की रिपोर्ट है जिसका कहना है कि आगे जाके मांग बढ़ सकती है, सेकेंड हाफ में सप्लाईज टाइट रह सकती हैं, उसका भी सपोर्ट यहाँ प्राइसेस पे। जी गुड मॉर्निंग मनीषा। देखिए, मार्केट क्रूड ऑयल का मार्केट स्पेशली एक दायरे में है। अगर लोअर साइड में देखें तो अराउंड $80 ब्रेंट क्रूड की बात करें और अपर साइड में अराउंड 86। तो मुझे लगता है फॉर नेक्स्ट 1 मंथ यही दायरा रहना चाहिए। लोअर साइड में जब भी $80 के पास आ रहा है तो ऐसा अंदेशा हो रहा है कि शायद यहाँ पे जो डिमांड है वो आउटवे करेगा सप्लाई को और हम एक अपसाइड मोमेंटम बनता हुआ देख रहे हैं। मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म में भी यही व्यू रहेगा। करंट लेवल्स से यहाँ पे थोड़ा सा और अपसाइड पॉसिबल है अराउंड 65-50 तक, तो विच विल बी अराउंड 85 हाफ या $86। वहां पे फिर कंसर्न्स ये अभी भी है कि जिस हिसाब से यहाँ पे फेड की इंटरेस्ट रेट बढ़ने की आशंका दिख रही है। दूसरी तरफ अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो यहाँ पे अगेन ग्लोबल स्लो डाउन की चिंताएं बढ़ेंगी। रशिया यूक्रेन का मामला अभी भी पूरी तरह सुलझा नहीं है। तो कुल मिला के कोई ट्रिगर ईदर साइड नहीं दिख रहा है। एक रेंज बाउंड ट्रेड ही मुझे नजर आ रहा है फॉर द एंटायर मार्च। सो ऑन अ डाउन साइड $80, अप साइड $86। घरेलू मार्केट में ट्रांसलेट करें तो अराउंड 6150, 6180 से अराउंड 6600। कोई भी लोअर साइड है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखा जा सकता है विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। अगेन 6550 के आसपास जाए तो इट शुड बी अ सेल ऑन राइज मार्केट। दोनों साइड के ट्रेड्स जो भी ले बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ करना चाहिए। ऑल राइट, स्टॉप लॉसेस स्ट्रिक्ट लगाएं। दायरे में कारोबार है, लेकिन चॉपीनेस यहाँ पर जारी रहने की उम्मीद है। साथ ही जय, गैस प्राइसेस कैसे देखते हैं आप, क्योंकि 5% की तेजी के साथ फिलहाल एमसीएक्स पर कारोबार है। जी मनीषा, नेचुरल गैस प्राइसेस अभी भी यहाँ पे सरप्राइज कर रहा है। 2023 में भी हम लोगों ने वही देखा। आई थिंक 180 के आसपास घरेलू मार्केट में प्राइसेस देखने को मिले थे। वहां से एक अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम है। मुझे लगता है कि आई थिंक 200 के नीचे रेट यहाँ पे अगर आता भी है फिर से तो वो सस्टेनेबल नहीं होगा, क्योंकि जिस हिसाब से नेचुरल गैस का डिमांड यहाँ पे निकल के आएगा, क्लीन एनर्जी की तरफ जो रुझान है, 200 या सब 200 लेवल एक बहुत अच्छा अट्रैक्टिव बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है। गोइंग फॉरवर्ड यहाँ पे अगर डिमांड रिवाइवल होता भी है और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी पिकअप होता है तो मुझे लगता है कि नेचुरल गैस में रिकवरी फास्टर देखने को मिलेगी कंपेयर टू क्रूड। तो अगेन बाय ऑन डिप्स का ही स्ट्रैटेजी रखना चाहिए। डोंट थिंक कि 180 का लेवल या उसके नीचे का लेवल दोबारा देखने को मिले। अपसाइड में अराउंड 260 तक लेवल पॉसिबल है करंट में। ऑलराइट, यानी कि रिबाउंड जो यहाँ पर देखने को मिला है वो यहाँ पर बरकरार रह भी सकता है। एक नजर यहाँ पर मेटल्स पे भी डालते हैं, क्योंकि दो फैक्टर्स हैं जो यहाँ पर मेटल्स को फिलहाल सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आज का बाजार आप देखें तो जैसे कि देख सकते हैं करीबन 1% की तेजी के साथ लगातार यहाँ पर कारोबार है। एक तो ये कि डॉलर इंडेक्स जो 105 के ऊपर कारोबार कर रहा था वहां पर हमने कुछ गिरावट अब आते हुए देखी है, तो वो एक सपोर्टिव फैक्टर के तौर पर है। डॉलर इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर लेके आएंगे 105 प्लस के लेवल से, जो यहाँ वहां से हम भाव में गिरावट आता हुआ देख रहे हैं। दूसरी बात है चाइना का डेटा, जो कि पीएमआई नंबर्स हैं वो काफी बेहतरीन आए हैं। 50.1 जनवरी में था और 52.9 अब यहां पर फरवरी में वो आंकड़ा आता हुआ नजर आया है। तो काफी पॉजिटिविटी चाइनीज डेटा में और उसका सीधा इंपैक्ट हमने यहां पर मेटल्स में आता हुआ देखा है। जय, अच्छी खासी खरीदारी और दूसरा दिन है आज बाइंग का मेटल्स में, यहां पर क्या करने की राय?
जी मनीषा, देखिए अभी भी यहाँ पे जो डेटा पॉइंट्स है ना वो थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है। जो पिछले 2-3 डेटा हम लोगों ने देखा वही इंडिकेट कर रहा था कि यहाँ पे यूएस में अभी भी ग्रोथ मोमेंटम जारी है। फेडरल के इतने इंटरेस्ट रेट हाई के एक्शन के बाद भी अभी वहाँ पे इकोनॉमी में कोई कूलिंग ऑफ इफेक्ट नहीं दिख रहा है। हालांकि आज जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा आना है यूएस में वो काफी इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे इंडस्ट्रियल एक्टिविटी या मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में अभी भी बढ़ोतरी है तो ये एक अगेन कंसर्न की बात होगी, जिसके कारण हो सकता है कि मेटल प्राइसेस में गिरावट देखने को मिले। दूसरी तरफ जहां चाइना की बात है, देखिए 2 साल ऑलमोस्ट लॉकडाउन के बाद चाइना में जो नंबर आ रहा है वो लोअर बेस इफेक्ट के कारण नंबर बहुत अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन अभी भी ग्राउंड रियलिटी सेट इन होने में मुझे लगता है थोड़ा और समय लगेगा। तो कुल मिला के जब तक ये क्लैरिटी नहीं आता है कि फेड का इंटरेस्ट रेट हाइक कब कब जाके पॉज होगा, अभी जो इंडिकेशंस है कि शायद जून तक यहाँ पे इंटरेस्ट रेट हाइक होने के चांसेस हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल रिपोर्ट्स बैंक ऑफ अमेरिका का अभी एक रिपोर्ट में कल देख रहा था आया, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद फेड का इंटरेस्ट रेट 6% तक बढ़ेगा। तो ये ऑब्वियसली एक चिंता की बात है। हायर साइड में मुझे लगता है बहुत रेजिस्टेंस है। अगेन दायरा क्या ही कारोबार नजर आ रहा है। 740 से 790 एक दायरा है, स्पेशली कॉपर की बात करें तो। दूसरी तरफ अगर आप एल्यूमिनियम में भी बात करें तो 200 से अराउंड 220 का दायरा है। बाई ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए। आई थिंक 750 के आसपास आए तो एक बेटर लेवल हो सकता है फिर से एंट्री के लिए। ऑल राइट, और एक व्यू आपसे यहाँ पर सोने पर भी लेना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी निचले स्तरों में अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली है। इसी हफ्ते की बात करें तो अपने लो से 20 से 25 डॉलर का इजाफा सोने में देखने को मिला है। यहाँ पर क्या करने की राय है? मनीषा, मुझे लगता है कि गोल्ड हमेशा बाई ऑन डिप्स की ही रणनीति रखनी चाहिए। जब तक ये टोटल अनसर्टेनिटी का माहौल बना है तब तक देयर विल बी अ टग ऑफ वॉर बिटवीन डॉलर इंडेक्स एंड गोल्ड। आई थिंक अल्टीमेटली मुझे लगता है कि जो हिस्टोरिकली भी हम लोगों ने देखा है कि इस तरह के सिनेरियोज में गोल्ड हमेशा आउट परफॉर्म कर जाता है। तो वो शायद इस बार भी देखने को मिलेगा, और हम लोग घरेलू मार्केट में ऑलरेडी लाइफ टाइम हाईज बनता हुआ देख चुके हैं। वहां से एक करेक्शन है। मुझे लगता है आई थिंक 55,000 54,800 तक का लेवल पॉसिबल है देखने को मिल जाए। उस लेवल पे मुझे लगता है फिर से एंट्री करना चाहिए। अगेन द सेम थिंग गोज फॉर सिल्वर एज वेल। आई थिंक 62,000 61,800 बहुत अच्छा लेवल है यहाँ पे। जिस हिसाब से इंडस्ट्रियल डिमांड के प्रोस्पेक्ट्स दिख रहे हैं, क्लीन एनर्जी में सिल्वर का यूसेज बढ़ने के जो अनुमान है उसके हिसाब से ये एक सही मौका है यहाँ पे लोअर लेवल्स पे बाई या थोड़े से इन्वेस्टमेंट आउटलुक के हिसाब से भी यहाँ पे पोजीशन बनाने का। ऑल राइट, तो ये राय ऑफ कोर्स नॉन एग्रो कमोडिटीज में है। कुछ सपोर्ट यहाँ पर प्राइसेस में आता हुआ जरूर देखने को मिला है और बाइंग अपॉर्चुनिटीज भी निकल के आ सकती हैं। बहुत शुक्रिया जय हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक ब्रेक के लिए भी रुकेंगे, जब लौटेंगे तो पूरा फोकस यहाँ पर एग्री कमोडिटीज और मौसम की क्या चिंताएं हैं उस पर डालेंगे। आपका स्वागत है। और आईएमडी की जिस तरह की रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक यहाँ पर हमने देखा है कि 122 सालों का रिकॉर्ड यहाँ पर गर्मी ने तोड़ा है फरवरी के महीने में। अगर आप इसे यहाँ पर आते हुए देखें, और आगे जाकर चिंताएं मार्च को लेकर भी हैं, इवन एज बारिश को लेकर भी यहाँ पर कुछ पॉजिटिव न्यूज़ दो है, तो वो शायद जिस तरह की गर्मी की एक्सपेक्टेशन है उसको थोड़ा सा कमजोर करेगा। हमारे साथ स्काईमेट के वाइस प्रेसिडेंट महेश पलावट और साथ ही फॉर्मर यूनियन एग्री सेक्रेटरी सिराज हुसैन अब मौजूद हैं। महेश जी, आपसे पहले जानना चाहेंगे क्या है उम्मीद अब मार्च को लेकर? ऑफ कोर्स जो मॉनसून है उसकी जो अनाउंसमेंट है वो मिड अप्रैल तक यहाँ पर आती हुई नजर आएगी, लेकिन मार्च को लेकर अब स्काईमेट के भी क्या व्यूज हैं? हाँ जी, ये तो आपने सही कहा कि अप्रैल में जाकर ही हम उसका एक्यूरेसी से फोरकास्ट कर पाएंगे मानसून का। मौसम विभाग का भी यही कहना है। और मार्च के लिए अब कह सकते हैं कि जो पिछले साल हमने देखा था कि मार्च बहुत ज्यादा गर्म था, और इस बार हमने देखा कि मिड फरवरी से ही 30 डिग्री टच होना शुरू हो गया था टेम्परेचर, जबकि पिछले साल 24 मार्च से 30 पहुंचना शुरू हुआ था। तो इस बार भी मार्च अब नॉर्मल रहेगा, और अप्रैल और मई में भी जो गर्मी है सामान्य से ज्यादा रहने की उम्मीद है। हीट वेव चल सकती है, हालांकि शुरुआती दौर में मार्च में
कि फर्स्ट हाफ में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये जो इलाके हैं बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं देखेंगे, लेकिन उसके बाद यहाँ पर गर्मी बढ़ना लग जाएगी। जी। जैसे आपने कहा कि 33 डिग्री तो हमने यहाँ पर फरवरी में ही आता हुआ देखा, तो मार्च में किस तरह के मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर्स, अगर हम प्लेन्स की बात करें तो क्या एक्सपेक्टेशन है? देखिए, आज ही हमने देखा कि 17.8 डिग्री जो मिनिमम टेम्परेचर था 1 मार्च को पहुंच गया। प्री मानसून का पहला दिन था। हालांकि ये क्लाउडिंग के कारण पहुंच जाता है मिनिमम टेम्परेचर, और अभी जो 32-33 डिग्री के बीच में दिल्ली में रहेगा, और हायर 30 मतलब हायर 20s में या 29, 30, 31 के बीच में ये पंजाब, हरियाणा के ज्यादातर इलाके रहेंगे। और सेकेंड वीक से टेम्परेचर होली के बाद से बढ़ना शुरू हो जाएंगे, और हम कह सकते हैं कि 40 डिग्री का आंकड़ा मार्च के एंड में कई इलाके जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया के हैं, खास करके पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के टच कर जाएंगे। और हीट वेव मार्च के एंड में जो गुजरात है और साउथ राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, विदर्भ, मराठवाड़ा, उड़ीसा, इन इलाकों में शुरू हो जाएगी। कैसे देखते हैं आप सिराज जी इस तरह की एक्सपेक्टेशन को कि जहां पर हम 40 डिग्री मार्च एंड तक देख रहे हैं, हीट वेव्स यहां पर गुजरात, महाराष्ट्र, वेस्टर्न एंड मिडिल एमपी में, मिडिल इंडिया में जहां पर आता हुआ देख रहे हैं, सेंट्रल इंडिया में फॉर दैट मैटर? देखिए, ये अच्छी खबर नहीं है, खासतौर से किसानों के लिए। उनकी गेहूं की फसल, सरसों की फसल अब बिल्कुल राइप होने की तरफ बढ़ रही है। और जो आईसीएआर का इंस्टीट्यूट है वीट और बार्ले रिसर्च का करनाल में, उसने एडवाइजरीज भी इशू करी हैं कि किसान लोग एक इरिगेशन, लाइट इरिगेशन लगाएं। जिनके पास स्प्रिंकलर है वो स्प्रिंकलर से थोड़ी सी हल्की सिंचाई करें और रस्ट का ध्यान रखें। तो ये सब एडवाइजरीज आ रही हैं। देखिए, इसमें जो काबिले ताज्जुब बात ये है वो है कि ऑस्ट्रेलियन मॉडल्स पिछले 1 महीने से भी ज्यादा से दिखा रहे थे कि फरवरी में टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन जो हमारा एडवांस एस्टिमेट आया उसने उसकी कोई कॉग्निजेंस नहीं ली। तो हो ये रहा है कि जो गवर्नमेंट के एस्टिमेट्स हैं उसमें और जो वेदर के एस्टिमेट्स प्राइवेट वेदर फोरकास्टर से या इवन आईएमडी से आते हैं उसमें बड़ा तजाद है। उसकी वजह से इंडस्ट्री और जो ट्रेडर्स हैं उनको समझ में नहीं आ पाता है कि वो आगे उनको किस तरह का डिसीजन लेना चाहिए। अब जबकि 40 डिग्रीज की बात की जा रही है, और जैसे महेश जी भी कह रहे हैं कि मिड मार्च मतलब 30, 32, 33 के टेम्परेचर्स तो दिल्ली, हरियाणा में अब तक ही देखने को मिल जाएंगे, और 40 डिग्री मार्च तक हो जाएंगे। फसल तैयार है, किस तरह का डैमेज हम देख रहे हैं? क्योंकि एज ऑफ नाउ यहाँ पर चना है, गेहूं है, जो इंपॉर्टेंट फसलें हैं। देखिए, अभी कुछ दिन पहले इंस्टीट्यूट ऑफ वीट एंड बार्ले रिसर्च के डायरेक्टर का स्टेटमेंट था कि क्रॉप बहुत अच्छी कंडीशन में है। भाई, वो लोग तो इसके एक्सपर्ट हैं, बाकी लोग तो इसको दूर से देखते हैं। उतनी एक्सपर्टीज उनके पास नहीं है, उतना इंफ्रास्ट्रक्चर, साइंटिफिक नॉलेज उनके पास नहीं है। तो ये कहना तो बड़ा मुश्किल है प्रिसाइजली कि कितना असर पड़ेगा, लेकिन 15 डिग्री एवरेज टेम्परेचर इस पीरियड में चाहिए। अब 15 डिग्री की जगह अगर टेम्परेचर 20 डिग्री है या 21 डिग्री है तो जाहिर है कि उससे यील्ड पे असर पड़ेगा। पिछले साल भी हमने देखा। अब ये देखिए कि पिछले साल के आंकड़ों पे ही कंसेंसस नहीं है ट्रेड में और गवर्नमेंट में। ऑब्वियसली, तो जब तक नंबर्स क्लियरली यहाँ पर नहीं आते हैं और कुछ क्लैरिटी और ऑन ग्राउंड यहाँ पर निकल के नहीं आती, चिंताएं तो लेकिन हैं, जिस तरह की हमने टेम्परेचर्स बढ़ते हुए देखे हैं। महेश जी, आपने कहा कि ऑफकोर्स अभी अर्ली डेज हैं, लेकिन जिस तरह की एल निनो की खबरें भी आ रही हैं, और हमने आईएमडी की तरफ से इसे आते हुए नहीं देखा, लेकिन स्काईमेट ने कह दिया है, ऑस्ट्रेलिया की रिपोर्ट कल यहाँ पर आ गई है, यूएस का जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उन्होंने भी एल निनो की यहाँ पर एक्सपेक्टेशन जाहिर कर दी है। कितना इम्पैक्ट एज ऑफ नाउ अर्ली डेज के लिहाज से ही हम मानसून पे आता हुआ देख रहे हैं? देखिए, ये क्या होता है कि जो इंडिकेशन आना शुरू हो जाते हैं जनवरी फरवरी से ही, और वो एल नीनो के इंडिकेशन आ रहे थे। लेकिन क्या है कि जो स्प्रिंग बैरियर होता है, लेकिन इतना ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज हो जाएगा अप्रैल में आगे बहुत ज्यादा कुछ फिर से वो लानीना की तरफ चला जाएगा, ऐसा नहीं है। ये इंडिकेशन है, लेकिन अप्रैल में ये क्लियरिटी होगी कि कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एल नीनो होने वाला है। इवॉल्विंग एल नीनो जो अब हो रहा है ये ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि वार्मिंग शुरू हो जाती है और जो मानसून में काफी ज्यादा असर पड़ता है। दूसरा फैक्टर है आईओडी, इंडियन ओशन डाइपोल, जो 2019 में हमने देखा था काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिसने कि एल नीनो के प्रभाव को नकार दिया था और बारिश अच्छी हुई थी। इस बार भी इंडिकेशन ये दिखाई दे रहे हैं कि थोड़ा सा वो पॉजिटिव है, लेकिन कितना पॉजिटिव होगा ये अभी से कहना मुश्किल है। लेकिन ये बात है कि मानसून पर जरूर असर पड़ने वाला है। क्लियरली हमारे साथ रुपेश भी हैं। रुपेश, क्लियरली एक मॉनसून, एल निनो, जिस तरह का तापमान बढ़ता चला जा रहा है, रबी की फसलों पे तो असर है ही। यहाँ पर आप कैसे देखते हैं बाजार को, और कोई आपकी यहाँ पर टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी?
बाजार की बात करें तो जो कल आईएमडी का रिपोर्ट आया वो सबसे मार्च में जो ज्यादा टेम्परेचर की बात कर रहे हैं उससे जो नई अराइवल्स जो शुरू होने वाली है, मस्टर्ड है, गेहूं है, स्पाइसेस है और चना है, ये सब जो कमोडिटीज है उसके ऊपर जो अगर 25-30 के बीच में टेम्परेचर जनरली मार्च में रहता है, अगर 35-40 हो जाता है डेफिनेटली इन पे इम्पैक्ट होगा। माल भी ड्राई आना चालू हो जाएगा, तो और 5 से 10% के आसपास की डेफिनेटली इन पे इम्पैक्ट आ सकता है। और एट प्रेजेंट ऐसा लग रहा है कि धनिया जैसी कमोडिटी में कल भी देखने को मिला, कल ऊपर की सर्किट की तरफ था, आज नीचे की सर्किट की तरफ जा रहा है। ओवरऑल वॉलेटिलिटी मुझे लग रहा है जब तक ये क्लैरिटी अप्रैल महीने तक नहीं आएगी मॉनसून की क्लैरिटी प्रॉपर, तब तक ये तेजी मंदी आती रहेगी कमोडिटीज मार्केट में। अगर आज के दिन के ट्रेंड की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जीरा की तरफ फोकस करना चाहिए। जीरा में सीरिया और तुर्की जो मेन इंटरनेशनल कंट्रीज है जहाँ पे प्रोडक्शन होता है, वहां से भी उतने अच्छे समाचार नहीं आ रहे हैं जहाँ जून जुलाई में होगा। अपने यहाँ पे भी अगर ऐसी ही गर्मी रही तो इल्ड पे अगेन इम्पैक्ट होगा। गल्फ फूड में अच्छे ट्रेड की आशंकाएं है एक्सपोर्ट के, तो सब पॉइंट्स को अगर कलेक्टिवली देखें तो तेजी तरफ का ही मन बन रहा है। मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में एक बार 31,000 का स्टॉप लॉस के साथ में जीरा बाइंग कर सकते हैं। साथ ही सरसों चना के प्राइसेस पे क्या व्यू है, क्योंकि चने में कुछ सपोर्ट जरूर देखने को मिला है, सरसों को लेकर ज्यादा चिंताएं हैं रुपेश? चने की बात करें तो ऐसा लग रहा है ऑलरेडी फंडामेंटल्स तेजी की तरफ है। अगर ये दो इट इज रबी क्रॉप तो नई अराइवल्स भी अभी धीरे धीरे शुरू हो रही है। अभी इल पे ये टेम्परेचर का क्या इम्पैक्ट होता है वो आने वाले दिन में मालूम पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल उसमें मंदा नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है 4,500 बॉटम पकड़ के चलना चाहिए, आगे एक बार 5,200 5,500 का लेवल आ सकता है। सिराज जी, क्लियरली जैसे कि ट्रेडर्स को भी लगता है कि यहाँ पर और तेजी यहाँ पर प्राइसेस में देखने को मिल सकती है, फिर चाहे वो चना है, गेहूं है, मस्टर्ड है, मसाले हैं, बढ़त की एक्सपेक्टेशन यहाँ पर अक्रॉस बोर्ड देखने को मिल रही है। आप कहेंगे इन्फ्लेशन की चिंताएं यहाँ पर फिर लौटती हुई नजर आएंगी? बात करें तो डेफिनेटली यस, सब और ग्राउंड लेवल की बात करें तो सब चीजों में गेहूं की बात करें तो 2100 के लेवल तक निम्न स्तर पे आ गया है। मुझे लग रहा है उससे नीचे नहीं जाना चाहिए, और अगर आगे और 5 to 10% का डैमेज होता है तो ऊपर की तरफ जा सकता है। क्योंकि सरकार की तरफ से एक ही राहत का समाचार यह है कल के न्यूज पे कि मॉनसून अच्छा रहेगा। अगर मॉनसून अच्छा नहीं रहा तो डेफिनेटली इन्फ्लेशन की चिंताएं रहेगी और आगे इन्फ्लेशन बढ़ते रहेगा अगर मॉनसून बराबर नहीं रहा तो। ऑलराइट, तो कंसर्न्स यहाँ पर काफ़ी कुछ हैं, गर्मी को लेकर, मानसून को लेकर, बढ़ते तापमान को लेकर, तो वो एक इम्पैक्ट है जो हम यहाँ पर फसलों पे और उनके भावों पे आता हुआ देखेंगे। इन्फ्लेशन की चिंताएं अभी कम होनी शुरू हुई थी, लेकिन जिस तरह का मौसम का हाल है ये चिंताएं शायद वापस यहाँ पर फिर से लौट सकती हैं। बहुत शुक्रिया महेश जी, सिराज जी एंड रुपेश, आप सभी का हमारे साथ आज बात करने के लिए। मुझे भी दीजिए इजाजत, इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो पूरा फोकस फिर से डालेंगे इक्विटी मार्केट्स की ओर।